उस औरत के बारे में अपनी सास से पूछने लगी, मगर जिस बात का मुझे खदशा था वैसा कुछ भी नहीं था। मेरी सास उस औरत से खुश और मुतमईन थी। मैं थोड़ी देर बाद अपनी सास को आराम करने का कहती उनके कमरे से बाहर निकल आई। मुझको सोए हुए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुल गई। थोड़ी देर तो मुझे समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। फिर जैसे ही मेरे हवास काम करने लगे, मेरे जहन में सबसे पहले आने वाला ख्याल मेरी सास का था। मैं दौड़ती हुई अपनी सास के कमरे में पहुंची, जहां वो अपने सर को पकड़े हजियानी अंदाज में जोर जोर से चिल्ला रही थी। साथ ही साथ एक ही बात बार बार दोहराई जा रही थी, मुझको माफ करते, मुझको माफ करते। मैं जल्दी से अपनी सास के नजदीक पहुंची, फिर साइड टेबल पर रखे गिलास में जग से पानी भरती, साथ ही मेडिसिन बॉक्स से नींद की दवा निकालकर पानी में मिलाकर अपनी सास को पिलाने लगी। फिर कुछ देर अपनी सास को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद मेरी सास की हालत कुछ बेहतर हुई तो तब जाकर मेरी सांस में सांस आई। मेरी सास हल्की हल्की गनूदगी में जाने लगी, मगर उस वक्त भी वो किसी मासूम से बच्चे की तरह मुझसे फरियाद कर रही थी कि प्लीज तुम उनको कहो ना, मुझको माफ कर दें। मैं अपनी सास को हौसला देने लगी। थोड़ी ही देर बाद मेरी सास पुरसकून होती नींद की वादियों में गुम हो गई, मगर मेरी सास का ये अंदाज मुझको उलझा गया। मैं अपनी सास के सोने का यकीन करती, उनको अच्छे से कंबल ओढ़ाकर अपनी सास के कमरे का दरवाजा बंद करती, अपने कमरे की तरफ चलती। मुझको अपने बिस्तर पर लेटने के बाद भी कोई आधे घंटे तक मैं अपनी सास के बारे में ही सोचती रही थी। अगले दिन सुबह उठकर मैं मामूल के मुताबिक बैंक जाने के लिए तैयार होने लगी। फिर अचानक कुछ सोचकर अपना रुख अपनी सास के कमरे की तरफ मोड़ गई। मैंने अपनी सास के कमरे का दरवाजा खोला तो वो अब भी गहरी नींद में थी। मैं दरवाजे पर ही खड़ी एक नजर अपनी सास पर डालकर मुतमईन होती वापस कमरे का दरवाजा बंद करती घर से निकल गई। बैंक पहुंचे मुझे थोड़ी ही देर हुई थी कि रात को नींद पूरी ना होने की वजह से मेरा सर दर्द से फटने लगा। मैं जल्दी छुट्टी लेकर वापस घर के लिए रवाना हो गई। मैं अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई थी, तभी मेरे कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। मैं उस वक्त सुकून चाहती थी। दरवाजा बजने की आवाज मेरे सर पर हथौड़े की मानंद लग रही थी। मैं बेजार सा मुंह बनाती ना चाहते हुए भी इजाजत दे गई। कमरे का दरवाजा खुला और वो औरत मेरे कमरे में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम बाजी, मुझको आपसे कुछ बात करनी है। वो औरत मेरे कमरे में दाखिल होते ही फौरन से मुझको सलाम पेश करती मुझसे मुखातिब हुई, प्लीज अभी मैं कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हूँ, जाते हुए कमरे का दरवाजा बंद कर जाना। मैं बेजारी के साथ कहती अपनी आंखें बंद कर गई। वो औरत एक नजर मुझ पर डालकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। खुदा आपकी सास को जल्दी मारते, खुदा ताला उनकी आजमाइश को खत्म करते। उस औरत की आवाज के साथ साथ मुझे कमरे का दरवाजा बंद होने की आवाज साफ सुनाई दी। उस औरत की बात मुझको बहुत नागवार गुजरी। मैं अपने जहन से सारी बातों को झटकती सर दर्द की दवा लेकर सोने की कोशिश करने लगी। मैं इन सारे हालात से बहुत बेजार हो गई थी। मुझे सुकून की, किसी अच्छे माहौल की अशद जरूरत थी। इसीलिए अगले दिन ही उस औरत के आते ही उसे चंद जरूरी हिदायत करने लगी। मेरा इरादा चंद दिन अपने मैके में गुजारने का था और इस सिलसिले में मैं अपने शौहर से भी बात कर चुकी थी। पहले तो मेरे शौहर ने एतराज किया, मगर मेरे ये कहने पर कि मेरे आने से पहले भी तो मेरी सास अकेली रहती थी और अगर तुम चाहो तो उस औरत को जिसको मैंने उनका ख्याल रखने के लिए रखा है उसे रात को भी यहाँ ठहरने का कह दूंगी, वो औरत उनका भरपूर ख्याल रखेगी। मेरे शौहर को मानते ही बनी। मैं अपना सामान लेती अपने कमरे से निकली तो सामने ही वो औरत खड़ी थी। ओह गॉड, फिर से नहीं। मैं उस औरत को देखकर बेजारी से कहती उसे इग्नोर करके गुजरने लगी, मगर वो फिर भी मुझे आवाजें देने लगी। मैं उसकी आवाज को ऐसे नजरअंदाज करने लगी जैसे मुझे कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। इससे पहले कि मैं खारजी दरवाजे को अबूर करती, मेरी समाज से फिर से उस औरत के वही अल्फाज टकराए। यह सुनना था कि मेरे अंदर वबाल सा उठने लगा। मैं तैश में आती मुड़ी और अपने कदम वापस लेती उस औरत के नजदीक जा पहुंची। तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है? आज बता ही दो मुझे। क्यों मेरी सास के पीछे पड़ गई हो? क्या बिगाड़ा है आखिर मेरी सास ने तुम्हारा जो तुम उनके लिए रोजाना मरने की दुआएं करती हो? शर्म नहीं आती? मेरी सास तो तुम्हारी इतनी तारीफ करती है और तुम। मैं अभी इसी वक्त तुमको इस जॉब से निकाल देती, मगर सिर्फ अपनी सास की वजह से आज तुमको माफ कर रही हूँ। वो तुमसे खुश है और प्लीज आइंदा मेरे सामने ये बात दोबारा मत करना। मैं उस औरत को अच्छा खासा झिड़क गई और बिना उसको कुछ कहने का मौका दिए वहां से निकलती चली गई। मुझे अपने मैके आए हुए 2 दिन हो गए थे, मगर मैंने एक दफा भी घर पर फोन करके अपनी सास की खैरियत के मुतालिक दरियाफ्त नहीं किया था। मैं तो बल्कि शुक्र अदा करी थी कि चलो कुछ दिन तो सुकून के मैसर आए। एक दिन मैं अपने भतीजे भतीजी के साथ घूमने बाहर आई हुई थी, तभी मेरे मोबाइल पर मेरी सास की टेक केयर की कॉल पर कॉल आने लगी, मगर मैं कॉल को इग्नोर करती इंजॉय करने लगी। शाम को जब मैं घर पहुंची तो मेरी नजर मेरी सास की टेक केयर के नंबर से आए मैसेज पर पड़ी तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि उस मैसेज में मेरी सास के इंतकाल की हौलनाक खबर थी। गोया मेरे हवास मेरा साथ छोड़ गए हों। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन हो गया। जैसे ही मेरे हवास थोड़े बहाल हुए, मैं बिना अपने घर वालों को बताए फौरन से कार पोर्च की तरफ भागी। कार में बैठकर मैं तेजी के साथ कार चलाती जल्दी जल्दी अपने ससुराल पहुंची। इस दरमियान 1-2 दफा मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। मेरे ससुराल में हर तरफ रश लगा था। दरमियान में पड़ी डोली पर मेरी सास कफन लपेटे लेटी हुई थी। लोगों ने बैंड डाला हुआ था। पूरे घर में चटाइयां बिछी हुई थी। मेरी नजर जैसे ही उस औरत पर पड़ी, मेरे अंदर वबाल सा उठने लगा। वो औरत मेरी सास की डोली के नजदीक बैठी आंसू बहा रही थी। मुझको उस औरत से नफरत सी महसूस होने लगी।
जो वैसे तो हर वक्त मेरी सास के मरने की दुआएं करती रहती थी, अब कैसे दिखावा कर रही थी। मैं तैश में आती उस औरत से बास पुरस करने लगी, क्योंकि मुझको लग रहा था जरूर उस औरत ने ही कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से मेरी सास का इंतकाल हुआ है, वरना मेरी सास तो बिल्कुल ठीक थी। वो कसम खा खा कर मुझे यकीन दिलाने की कोशिश करने लगी कि उसने कुछ नहीं किया। मैंने जब उसकी किसी बात का यकीन नहीं किया तो वो औरत मुझको मेरी सास के नजदीक ले जाकर कहने लगी मैं अपनी सास के चेहरे से कफन उठाऊं। मैंने जैसे ही अपनी सास के चेहरे से कफन हटाया, मेरी जान निकल गई। मेरा अपने कदमों पर खड़ा रहना मुहाल हो गया, क्योंकि मेरी सास का चेहरा थोड़ी के नीचे से बिल्कुल सड़ा हुआ था। ये इदराक मुझ पर जानलेवा था कि मेरी सास कैंसर की मरीज थी, और एक घर में रहने के बावजूद मैं इस बात से लाइलम थी। मुझको अब इस बात का अंदाजा हुआ था कि क्यों उस रात मेरी सास अपने कंधे पर हाथ रखने से सिसक उठी थी, क्यों हर वक्त मेरी सास के चेहरे पर दर्द भरे तासुरात छाए रहते थे, क्यों मेरी सास को बोलते हुए इतनी तकलीफ होती थी, क्यों वो हर वक्त दुपट्टा अपने गिर्द लपेटे रखती थी जो उनके होंठ तक के हिस्से को कवर करके रखता था। मुझे मालूम नहीं हो सका कि कब मेरी सास का जनाजा उठा, कब उनको दफना दिया गया। मेरा शौहर भी अपनी माँ का चेहरा नहीं देख सका था। मेरी सास को ज्यादा देर नहीं रख सकते थे क्योंकि उनकी गर्दन वाला हिस्सा पूरा सड़ा हुआ था। मेरा शौहर बार बार ये कह रहा था कि काश वो अपनी अम्मा के पास रहता, वो कैसे उनसे इस कदर अनजान रह सकता है। मैंने जब उस औरत से पूछा कि उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरी सास को कैंसर है, तो उसने कहा कि मैंने बताने की कोशिश की थी मगर आपने कभी मेरी बात नहीं सुनी। अब मुझको इस बात का भी एहसास हुआ कि क्यों वो औरत मेरी सास के मरने की दुआ करती थी। उस औरत ने हमें बताया कि मेरी सास ने मरने से कुछ देर पहले उसे बताया था कि उन्होंने अपनी सास के साथ बहुत बुरा रवैया रखा था, उनको उनके ही घर से निकाल दिया था। उनका इंतकाल हो गया और मैं उनसे माफी भी न मांग सकी। ये पछतावा मेरी सास को चैन नहीं लेने देता था और वो इस बीमारी को अपनी सजा तस्वुर करती थी। वो अपने किए पर नादिम थी। वो कहती थी कि दुनिया मकाफात अमल का नाम है, उनको उनके किए की सजा मिली है। वो औरत अपनी बात कहकर कब की जा चुकी थी, मगर मैं और मेरा शौहर हम दोनों ही गहरे सदमे में थे। हम कैसे अपने घर में मौजूद वजूद को नजरअंदाज करते रहे थे कि वो इतनी बड़ी बीमारी से अकेले लड़ती रही और हम अनजान रहे। काश हम लोग अपने घर में मौजूद बूढ़े लोगों की कदर जान लें। हम कैसे जिंदगी की रंगीनियों में गुम होकर अपने माँ बाप को भूल बैठे हैं। हमारे पास दोस्तों के साथ घूमने का वक्त तो होता है, मगर अपने माँ बाप के साथ बैठने के लिए 2 पल नहीं होते। जब तक उनका साया हमारे सर पर सलामत रहता है हमें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता, मगर जब इस बात का एहसास होता है तो वक्त गुजर चुका होता है और हमारे पास सिवाय पछतावे के कुछ बाकी नहीं रहता। खुदा के लिए अपने माँ बाप की कदर करें, जिनका लागिर और कमजोर वजूद आपके घर का मजबूत शजर होता है, मगर हम बेखबर अपनी मौज मस्तियों में मगन होते हैं, उनके वजूद को सिरे से ही फरामोश कर बैठते हैं। जब इस बात का हमको एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है जहाँ हमें चंद दिन ठहरना है। हमारा असल ठिकाना मौत के बाद की जिंदगी है जो हमेशा रहने वाली है, मगर हम सब भूल बैठे हैं। सिर्फ इस फानी दुनिया को पाने के लिए अपनी आखिरत के साथ साथ अपनी दुनिया भी तबाह बर्बाद कर बैठते हैं। मुझको ये बात बार बार परेशान करती है कि काश मैं उस औरत की बात सुन लेती तो शायद आज हालात मुख्तलिफ होते। मेरे और मेरे शौहर की जिंदगी में एक काश हमेशा रहेगा जो हमें तमाम उम्र चुभता रहेगा। मगर अब पछतावे क्या होवत जब चिड़ियां चुग गईं खेत। काश हमें वक्त से पहले अकल आ जाए, काश। मगर अक्सर दफा हम पूरी जिंदगी सिर्फ काश काश करते ही गुजार देते हैं।